मैं फजील अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फजील अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फजील अहमद साहब अच्छे प्रिडिक्टर साबित हुए हैं। जो प्रिडिक्ट करते, जो बात करते, वो बात सही निकलती है। इसके अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल और ख़ास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जो भी बात करते हैं, वो बहुत ही सियासी उनका अंदाज़ होता है। बड़ा पॉलिटिकल उनका असेसमेंट होता है और वो उसी अंदाज से फिर मिलिट्री पर जो इनकी गिरफ्त है फजील अहमद साहब की, वो भी अल्टीमेट है। एक-एक बात को समझाते हैं और यही वजह है कि जब ये प्रेडिक्ट करते हैं, इन्होंने जो हमास पे कहा था, आज वहाँ पे 40,000 की फोर्स की बात आ गई। आज वहाँ पे फिर कल घात लगा करके बहुत बड़ा हमला किया, आज भी हमला किया हमास ने और कई आईडीएफ के लोग मारे गए। ये भी खबर आ रही है कि आईडीएफ के लोगों को बाकायदा बंधक बनाया गया है। 200 की बात आ रही है अब और उसमें इजाफा होता जा रहा है। जहाँ तक हथियारों की बात है, जाहिर है कि रॉकेट या तमाम इसके अलावा खुद जो आईडीएफ जा रहे हैं उनसे भी हथियार लूटे जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं इन्हीं पे बात करूंगा। एक और यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा, लगभग 1,000 इजरायली हाथ में गाजा के बच्चों का फोटो लेकर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट उस रिपोर्ट के जवाब में किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। और इसके अलावा यूनुस भाई, खबर आपकी तो सही है, लेकिन ये ट्रम्प गोल्ड पोस्ट का बदलता रहता है, इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, राजा सिंह राजपूत साहब ने आपको लिखा है, फजील भाई, कैप्टन फजील साहब, धन्यवाद। ये कैप्टन फजील साहब, तो मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ साथ एक और जयदीप साहब लिखा है, एक तकफीरी ग्रुप ने जुलानी के साथ विद्रोह की घोषणा कर दी है। इस ग्रुप ने जुलानी को धर्म त्यागी घोषित कर दिया है। तो ये भी एक खबर ही आ रही है। और आज फजील साहब, जिस तरह से इजराइल ने ऐलान किया है, वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गया। आप देखिए, मैंने शुरू में वो खबर लगाई थी, आप भी एक नज़र देख लीजिए और फिर आप बताइए। यहाँ पे देखिए फजील भाई कि ये खबर क्या है। आप देखिए यहाँ पे खबर जो है कि इजराइल ने पश्चिमी तट की बस्तियों और जॉर्डन घाटी को अपने में मिलाने की धमकी दी है और इसके अलावा सीरिया में बस्तियों पर इजरायली संप्रभुता थोपने की भी धमकी दी है। ये खबर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ। यहीं से गुफ्तगू शुरू करूंगा। क्या लग रहा है फजील साहब, क्या अब ये आखिरी चिराग की फड़फड़ाहट है या क्या है? जिस तरह से एक के बाद एक बयान, जबकि इजराइल संभाले नहीं संभल रहा है। फजील अहमद साहब। देखिए मुमताज भाई, जो इज़राइल चाहता है उसका सपना ग्रेटर इज़राइल का तो है ही है। इसका एक बहुत बड़ा सपना है बरगुरियन कैनाल बनाने का। जो पनामा जो कैनाल है, इजिप्ट उसका पूरा रखता है अपना कंट्रोल। तो इज़राइल को इससे बहुत तकलीफ होती है। ये शुरुआत जो है इन्होंने ऐसे किया, आखिर गज़ा क्यों चाहिए उनको? सिर्फ अपना बरगुरियन कैनाल गज़ा के बीच से निकालना चाहते हैं, उसके लिए उनको गज़ा खाली कराना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मसला है ये। और ये बात वो अपने प्रशंसकों को और अपने इन्वेस्टर्स को समझाते हैं कि हम गज़ा खाली करा करके और वहाँ पे बरगुरियन कैनाल बनाएंगे, और बरगुरियन कैनाल बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पर सवाल उठता है कि अपनी इकोनॉमी, हालांकि वो चाहे तो गज़ा के बगल से भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कर्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक बात समझिए कि आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए 3 लाख लोगों को मारना जरूरी है? 55,000 लोगों को मार दिया आपने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, आपको कैनाल बनाने के लिए। आप अपना आधिपत्य चाहते हो, आप चाह रहे हैं कि ये सारा मसला जो है बरगुरियन कैनाल बनाने का है। और फिलिस्तीन के लोगों का सबसे बड़ा जो मकसद है मस्जिद अक्सा को बचाने का है, अपनी ज़मीन को बचाने का है, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाने का है। दुनिया में 2 ही चीज़ होती है, या तो इकबाल बने या पहचान बने। अगर आपका पहचान मिट जाए या इकबाल मिट जाए, फिर अब होते बचता क्या आपके पास? ये जो इज़राइल कर रहा है, आज वहाँ पे एक अरब सांसद जो थे उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक छीन लिया पार्लियामेंट के अंदर। अंदर से कितनी आवाज़ उठ रही, इज़राइल के सांसद थे वो, अरबी थे,
और वो जब बोल रहे थे उनका माइक छीन लिया गया। पूरे संसद में वहाँ के हाहाकार मच गया। और अब तो फ्रांस, ब्राज़ील ऐसे तमाम 8-10 देश सामने आ गए कि भाई फ़िलिस्तीन को हम अपना वजूद बनाने के लिए मौका दे रहे हैं। फ्रांस ने तो उसको मान्यता देने के लिए कह दिया है कि हम दे रहे हैं मान्यता। ये जो बातें दुनिया में उठ रही हैं, इससे बुरा लग रहा है अमेरिका को, बुरा लग रहा है इज़राइल को, नेतन्याहू को बुरा लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको लग रहा है कि भाई हम सिर्फ़ अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए गज़ा को खाली करा दें। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि सबसे आप लड़ सकते हैं, लेकिन गरीब इंसानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए कुछ बचता नहीं, वो आपको मिटा देगा। वही काम गज़ा के अंदर हो रहा है। फ़िलिस्तीन के लोग मिस्कीन हैं, मज़लूम हैं, लेकिन मजबूर नहीं हैं। वो अपनी जान की कीमत, जिसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी हो, उसको कौन हरा सकता है? जो अपनी मौत की इंतज़ार कर रहा है, जो अपनी मौत को गले लगा रहा है, उसको कौन हरा सकता है? आज फ़िलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई दुःख नहीं है। वो लोग जो परिवार के 2 लोग मर रहे हैं, 2 लोग और आके जुड़ जा रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे। इस तरह की जो सोच है, फ़िलिस्तीन को मिटाने के लिए पूरी दुनिया आज इज़राइल का विरोध कर रही है। पूरी दुनिया में इज़राइल का विरोध इज़राइल के अंदर से हो रहा है। और जो बात मैंने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा सैनिक उनके बंधक हैं, अब वो बात भी सामने आ गई। इज़राइल इस बात से परेशान है, वो अपने बंधकों से परेशान नहीं है। उसको इस बात का डर है कि कल ये बात जब दुनिया के सामने आएगी कि आईडीएफ के 40,000 लोग बंधक हैं, तब हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएँगे। वो अपना इस बात के लिए दुखी हैं कि दुनिया को हम क्या मुँह दिखाएँगे। 40,000 आईडीएफ के सैनिक इज़राइल में बंधक हैं और वो तब तक बंधक रहेंगे जब तक ये फ़िलिस्तीन को आज़ाद नहीं कर देते। इस बात को दुनिया अब समझ रही है। अंदर ही अंदर बात हो रही है। अब दुनिया के लोग समझ चुके हैं कि नेतन्याहू कितने ताकतवर हैं और आज उनका आईडीएफ गज़ा के अंदर घुसने को तैयार नहीं। ऑर्डर्स है, लेकिन कोई घुसना नहीं चाहता। आईडीएफ ने हाथ का फजील साहब, इसी से रिलेटेड बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आज देखिए यूनुस चौरवाला साहब ने अपडेट किया है और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आज गाजा के अंदर से हमास ने 120 रॉकेटों से हमला किया है। इजराइल में भारी अफरा तफरी मची हुई थी, तिल अबीब तक रॉकेट पहुंचे हैं। तो ये आप देखिए, और ये पहले से था कि इनके पास रॉकेट भी हैं और लोग भी हैं और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जवाब अपने तौर पे दे रहे हैं फजील साहब। ये कितनी बड़ी बात है कि 20 महीने बाद भी, इतना कत्लेआम होने के बाद भी अभी भी वो लड़ रहे हैं फजील साहब। नहीं, वो देखिए, मैंने कहा आपसे कि वो लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन इसलिए लड़ेंगे कि उनको जब ज़िंदगी प्यारी नहीं है, मौत उनको प्यारी है, तो वो लड़ेंगे ही। या तो लड़ें, नहीं तो छोड़ें। तो कौन छोड़ना चाहता है? 40 साल से जब कोई नहीं छोड़ा, आज तो गज़ा में हमास एक बेहतर पोजीशन पे है। आज दुनिया उसका लोहा मान रही है। अब क्यों छोड़ेंगे? जब उस वक़्त गुलेल से लड़ते थे तब नहीं छोड़ा, तो आज तो उनके पास रॉकेट है, अमेरिकन गन्स हैं, इज़राइल के असॉल्ट राइफ़ल्स हैं, इज़राइल के मरकावा टैंक हैं। ये सब कुछ सिर्फ़ 40,000 सैनिक ही नहीं है। वो जितने भी साज़ो-सामान युद्ध के गए थे गज़ा के अंदर, कोई वापस नहीं आया। जो मरकावा टैंक उड़ गया, जो बच गया उसका यूज़ हमास कर रहा है। वो असॉल्ट राइफ़ल जब उनके बंधकों को छोड़ रहे थे, तो हमास के कार्यकर्ताओं के पास जो इज़राइल का असॉल्ट राइफ़ल था, उसको देख के नेतन्याहू मतलब पागल हो गए। बोले कि बंधक छोड़ना बाद में, पहले मेरे हथियार वापस करो। ऐसा इतना इस वक़्त देखिए खुदा की भी ताकत है। हमास को जो दुनिया बहुत कमज़ोर समझ रही थी या इज़राइल बहुत कमज़ोर समझ रहा था, आज उस वही हमास अमेरिका जैसी ताकत को, इज़राइल जैसी ताकत को झुकाने का दम रखता है। और आज अमेरिका चुप हो गया। अमेरिका युद्ध से छोड़ के चला गया। इज़राइल से नाराज़ हो गया क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होना है। और आज देखिए, वेस्टर्न मीडिया का खेल देखिए। पहले जुलानी बोलते थे, आतंकवादी जुलानी बोलते थे। अब क्या बोल रहे हैं? ये अल-शुरा है। अब अल-शुरा हो गया उनका नाम। जब उन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया, तो उनका नाम अल-शुरा हो गया। ये है वेस्टर्न मीडिया का खेल। ये समझना बहुत ज़रूरी है
दुनिया के मुसलमानों को ये बात ज़रूर समझना चाहिए कि अमेरिका का खेल क्या हो रहा है और इज़राइल का खेल क्या हो रहा है। अब इस समय बात हो रही है ईरान पे हमले की। ईरान पे हमला तो पिछले 15 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि ईरान पे हमला होगा। तो कर क्यों नहीं रहे? गए तो थे 100 जहाज लेकर के। 100 जहाज लेके गए थे, ईरान को मिटा देंगे आज रात में। उसके बाद क्या हुआ? जॉर्डन ने माफ़ी माँगा, अरब ने माफ़ी माँगा, यूएई ने माफ़ी माँगा और कहा कि आज के बाद से ये गलती नहीं होगी। आज भी इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन अरब उसे अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अरब की जो आम मुसलमान है वो बगावत कर देंगे। अगर बगावत कर देंगे, तो ईरान का बसीजी ग्रुप है उनको सपोर्ट करने के लिए। इस बात से लोग डरे हुए हैं। ये जॉर्डन, ये मिस्र, इजिप्ट और अरब, जो खामोशी है इनकी, आखिर कैसे अब सामान जाने लगा और कितना जाएगा ये तय कौन कर रहा है? जो लोग इतना बड़ा-बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, वो इज़राइल के लोगों को दवा, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए खाना नहीं पहुँचा पा रहे, दवाई नहीं पहुँचा पा रहे। ये किसकी कमज़ोरी है? कौन दुनिया में आपको समझ रहा है? आप किसकी ताकत के क्या करोगे? सोना के जहाज में चल के, सोना के बेड पर सो रहे, सोना के बाथरूम में जा रहे और मज़लूम फ़िलिस्तीनी भूख से मर रहे और वो तड़प रहे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। फिर आपकी ताकत का मतलब क्या? आपको कौन पूछता कौन है? ये बहुत बड़ी समस्या है मुमताज़ भाई। ये जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, ये बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें अपनी मस्जिद-ए-अक़सा बचाने के लिए अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। इसलिए वो मर जाएँगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जी। एक एक बड़ी खबर आ रही है इसी तरह की और यूनुस चौड़वाला साहब ने अपडेट किया। आज यमन के हूती ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जोरदार मिसाइल से फिर हमला किया है। पूरी तरह से एयरपोर्ट डैमेज हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है। काफी डैमेजेस हुए हैं और ये भी था कि बहुत सारे लोग फिर बंकर की तरफ भागे हैं। ये अफरा तफरी का माहौल है। ये यमन ने फिर हमला किया, बहुत बड़ा। दूसरी चीज, मैं आज फदील साहब हूती जो कर रहे, मैं एक आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। रेगुलर आर्मी की बात हो रही थी, क्योंकि आप आर्मी के सिस्टम को समझते हैं और जानते हैं। कह रहे हैं कि अब रेगुलर आर्मी जो है वो पूरी उतार दी गई है या पूरी भेज दी जाएगी इस तरह से वहाँ गाजा में। ये रेगुलर आर्मी, रिजर्विस्ट या इस तरीके से रेगुलर आर्मी भेजने क्या मतलब है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रेगुलर आर्मी जब भेजी जाती है, इसका मतलब ये है कि ये मान रहे हैं कि वो सामने वाला जो है वो थका नहीं, हारा नहीं है। अब उसको किसी तरीके से, तो ये आखिरी चारा होता है। क्या क्या है, क्या इसको कैसे समझाएँगे? रेगुलर आर्मी भेजी गई है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ अब ये खबर भी आ रही है कि पैदल मार्च करते हुए लेबनान से लोग चल पड़े हैं इज़राइल में दाखिल होने के लिए। जॉर्डन से भी ये खबर आ रही है। जी, लेकिन पहले रेगुलर आर्मी रिज़र्विस्ट ये थोड़ा-सा हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त देख रहे हैं। 1450 लोग फजील अहमद साहब आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इस पे थोड़ी बात हो जाए, फिर और जो अपडेट आ रही मैं वो भी बात करूँगा। फजील अहमद साहब। पूरी दुनिया में मुमताज़ भाई, इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ रिज़र्व सैनिक और रेगुलर सैनिक का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में कहीं ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिज़र्व सैनिकों को तो उन्होंने मरवा दिया, कुछ को बंधक बनवा दिया। अब आपको याद होगा 8-10 दिन पहले रफ़ा बॉर्डर पर 2 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें वहाँ का बॉर्डर से जब जो ट्रकें रुकी हुई थी, वहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें आईडीएफ के लोग मारे गए थे। वो कौन लोग थे? वो रेगुलर आर्मी के लोग थे और उन्होंने क्या किया था कि एक डुप्लीकेट सुरंग को खोज लिया। जैसा कि हमास का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है, उन्होंने उस सुरंग को असली सुरंग समझा और उसमें रिजर्विस्ट पहले गए और रिजर्विस्ट जब उड़ गए, जब वो मार दिए गए, तो बख्तरबंद गाड़ियों से करीब 15-16 लोग पूर्व सैनिक, जिसको पूर्ण सैनिक बोलते हैं, फुल आर्मी जो बोलते हैं इज़राइल की, वो लोग गए और उनकी ट्रेनिंग का हाल देख लीजिए कि जहाँ पहले से रिजर्व सैनिक मारे गए हैं, वहाँ वो गाड़ी से उतर करके और मौके का जायज़ा ले रहे थे। फिर हमास ने उनको भी मार दिया, 15 लोगों को वो भी शूट कर दिए गए और वो लोग वहीं ढेर हो गए। ये क्या है? यही यही तो अनुभव की बात है कि जहाँ पे आपके ऑलरेडी एक ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मारे गए, आप अपनी बख्तरबंद गाड़ी से उतर करके वहाँ मुआयना करवाए। यही है अनुभव की कमी कि वहाँ पे आपको
दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए। लेकिन ये तो खुद ही जाके 15 लोग और मार दिए गए। ये कुछ नहीं होने वाला है। सेना का मनोबल जब गिर जाता है ना, तो चाहे रिज़र्व सैनिक हो, चाहे फुल सैनिक हो, वो नहीं खड़ा हो पाता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर सैनिक होते हैं, वो भी नहीं खड़े होते हैं। और वो जब एक बार सेना हॉस्टाइल हो जाती है, किसी भी देश की सेना या कोई भी आप खेल खेलते हैं, जब कोई टीम हॉस्टाइल हो जाती है, फिर उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। आईडीएफ की जो पूरी सेना है, वो हॉस्टाइल हो चुकी है। अब उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल है। रिज़र्व सैनिक भेजो या कन्फर्म सैनिक भेजो, ट्रेंड सैनिक भेजो, अब उनका मनोबल गिर चुका है, वो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गज़ा जो है वो बहुत घनी आबादी है। बीच में एक रोड है, दोनों तरफ बहुत घनी आबादी है। उस रोड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं उनको अंदर घुसने का, और अगर अंदर घुस गए, तो फिर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये भी जान लीजिए आप। वो जिस तरह कबड्डी में घेर के मार दिया जाता है ना, वही सिस्टम यहाँ काम करता है, गोरिल्ला वार। जो गज़ा के अंदर गया, या तो मारा गया, नहीं तो वो बंधक बन गया लेकिन वापस नहीं आया। जितने टैंक्स इनके गए, सब जो मरकावा टैंक थे, वो सब हमास के पास हैं। कुछ टैंक्स उड़ा दिए गए, कुछ हमास के पास हैं। हज़ारों असॉल्ट राइफ़ल जो इज़राइल मेड है, वो जितने सैनिक बंधक हुए, वो सारी राइफ़ल्स हमास के लोगों के पास है। अब आते हैं हम, बहुत दिन से हम ये बात कह रहे थे कि वक़्त आएगा कि जब जॉर्डन में लोग इकट्ठा होंगे और तेल अवीव की तरफ कूच करेंगे। अभी इज़राइल हाफ़ नहीं दे रहा है, और जब ये सारे लोग इकट्ठा होकर के जंग के लिए आगे बढ़ेंगे और पैदल मार्च करेंगे, फिर इज़राइल पूरा साफ़ हो जाएगा। अभी वो हाफ़ तैयार नहीं था, और वो दिन अब आ रहा है। जिस तरह से ये लोग कर रहे काम, उस तरह से ये दिन आ रहा है कि बहुत जल्दी जॉर्डन से घुस करके तेल अवीव सबसे नज़दीक है, और वहाँ जाकर के फ़िलिस्तीन का झंडा फहराएँगे। अब न तो अरब बोल पाएगा, और अरब के लोग भी निकल पड़ेंगे। अरब निकल जाएगा, जॉर्डन निकल जाएगा, सीरिया के लोग निकल जाएँगे, अफ़गानिस्तान के लोग निकल जाएँगे, इराक के लोग निकल जाएँगे, और उसके बाद यमन के लोग निकल जाएँगे। कहाँ रोकेंगे? 5 लाख लोग और घुसेंगे जब तेल अवीव में, ये रोक नहीं पाएँगे। इज़राइल के बस का नहीं है कि वो पैदल मार्च, पैदल सेना उनकी बहुत कमज़ोर है। इज़राइल के पास पैदल सेना का अनुभवहीन है। बहुत दिनों से 30-32 साल से दिन उनको युद्ध किया ही नहीं था। केवल सेक्शन अटैक ये करते थे, जाके किसी का घर गिरा देना, किसी को मार देना, किसी को छिप की गोली मार देना, यही सब काम करते थे। युद्ध तो इनको अब लड़ाना पड़ रहा 15 महीने से। पिछले 40 साल से इनका युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। अब सोचिए कि जो आज से 40 साल पहले कोई नौजवान भर्ती हुआ होगा सेना में, तो वो तो रिटायर कर गया होगा। अब ये जो सेना है, ये 10-15 साल पुरानी होगी। अगर 10 साल मान लिया जाए, इन्होंने 10 साल में इनका युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। सारे सीनियर्स तो चले गए, या तो रिटायर कर दिए गए या मर गए। अब जो नए सेना आई है, इसको युद्ध लड़ने का कोई अभ्यास नहीं है। किस तरह से और हमास, ईरान, और ये लोग जो है, पुराना ज़माना जो गोरिल्ला वार का था, चाहे अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, आज अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, वो एक ही बात थी, गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार से निपटने की ना तो अमेरिका की ताकत है, और न इज़राइल की ताकत है। पैदल इन्फेंट्री सेना सबसे मजबूत अफ़गानिस्तान से लेके ईरान तक, और इजिप्ट, और ये सारी जो है, और अरब के पास तो पाकिस्तान का सपोर्ट है। अरब की जो आर्मी है, वो तो पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है उनको। तो अरब तो ऐसे भी, और पाकिस्तान अपनी आवाम को कभी नाराज़ नहीं करेगा, वो भी मुस्लिम कंट्री है। ये सारी सिचुएशंस बिल्कुल इनको पागल करके रखे हैं। नेतन्याहू को पूरी तरह से उनकी पार्टी उनसे नाराज़ है। पार्लियामेंट के अंदर वो फेस नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट मेंबर्स को, पब्लिक को नहीं फेस कर रहे, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं कर पा रहे, कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे। केवल वो जो है, अभी हवाई बातें करके, जवानी बात करके, वो केवल अपनी बात कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि जितना दिन ये युद्ध चलेगा, उतने दिन हम केस से बचे रहेंगे, और केस से बचने के लिए युद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लगातार बीच-बीच में मिसाइलें मारते हैं। 18 आदमी आज भी मरे, और वहाँ एक स्कूल पर लोग शरण लिए हुए थे, उन पर बम मार दिया। ये बताइए, दुनिया के अंदर कोई बोला इस बात को?
ये कहाँ जाएगा नेतन्याहू? आप शरणार्थी कैंप पर बम मार रहे, आप स्कूल पर बम मार रहे, आप अस्पताल पर बम मार रहे। ये दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले सब कहाँ चले गए ये लोग? कहाँ छिप गए दुनिया के अंदर? आज आज वहाँ पे एक स्कूल के अंदर मारा है बम और उसमें 18-20 लोग मरे हैं और बच्चे और औरतें ज़्यादा मरी हैं। और वो लोग थे जिनका घर तबाह हुआ और वो लोग स्कूल में शरण लिए हुए थे। उन लोगों पर बम मार दिया। अस्पतालों में बम मार रहे। इसके पहले भी जंगें हुई हैं। कितना बड़ा नियम बना था कि आप सिविलियंस पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन आज सिविलियंस पे ही अटैक हो रहा है। उनको पता ही नहीं, इंटेलिजेंस उनका मोसाद जो है वो बिल्कुल फेल है। वो पता ही नहीं, कर कोई भी फ़ोन कर देता है कि फलाने बिल्डिंग में हमास के लोग छिपे हैं, उस पे वो बम मार देता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनको लग ही नहीं रहा कि फ़िलिस्तीनी 10 मरे, 100 मरे, इनको कुछ परवाह ही नहीं है। इसलिए ये जो इनका तरीका है, अब मैंने 1 हफ्ते का वक़्त आपको माँगा था। आप देखिएगा 1 हफ्ते में कुछ न कुछ रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह से हमास ने रिफ्लेक्ट किया है ना उनको, और हूती अब इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, हिब्रू मीडिया, जयदीप सिंह उंदेला साहब ने हिब्रू मीडिया के हवाले से कहा है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से 13 प्रो इजरायली अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जो कि मिडिल ईस्ट और इजराइल से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार थे, उनको निकाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और जगह-जगह इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन फदील साहब, ये खबर जो है हिब्रू मीडिया थे कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से 13 प्रो इजरायली अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा यहाँ पे जो कहा है 81% फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर चुका है। 40,000 आईडीएफ गाजा में मौजूद है। नहीं, ये बात जो बार बार फरीद साहब आ रहे साहब ने और अभी बीबीसी का हवाला दिया है, तमाम के इतने फीसद पे कब्जा, भाई दिखाने के लिए, और ये शोर ज्यादा मचा रहे। मैं ही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो इजराइल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? इजराइल ये बात क्यों नहीं खुल करके बता रहा है? इजराइल कि क्या उसने कामयाबी हासिल की, क्या नहीं की है? क्यों ये इजराइल क्यों नहीं बता रहा है? कहीं यूएनओ बता दे रहा है कि साहब इतने फीसद पे कब्जा, कहीं कोई बता दे रहा है। ये रिपोर्टिंग लोग क्यों कर रहे हैं? ये इजराइल खुद क्यों नहीं बता रहा है? और इजराइल ने अगर इतना उसका कब्जा है 90%, अब 90-80%, तो मीडिया को ब्लैकआउट क्यों किया? आज वहां पे मीडिया चीख चीख करके कह रहा है कि हम गाजा की रिपोर्टिंग करना चाहते, हम गाजा में जाना चाहते, देखना चाहते। फजील साहब, तो फिर अगर इतना आपने कब्जा कर लिया, इतना आपके कंट्रोल में आ गए, भाई 80% बहुत होता है, 90% बस भाई, इसका मतलब मुकम्मल आपने कर लिया। तो फिर आप रेगुलर आर्मी को भेज लो, नंबर 1। नंबर 2, आप ये क्यों कह रहे हो साहब कि मीडिया वहां नहीं जाए? क्यों नहीं जाएगा? अगर आपने कब्जा कर लिया तो भेजिए मीडिया। ये जो सिर्फ आपने जो कहा कि दरअसल बड़े-बड़े लोगों उसके पैसे ले रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हार की खबर सुन करके जो हमारे साथ खड़े हैं, वो भी हमारा साथ न छोड़ दें। तो ये सबको साथ बुलाने के लिए तो झूठ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि बार-बार झूठ बोला जा रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुझे लग रहा है कि झूठ बुलवाया जा रहा है। या आप भी कहीं आप तस्दीक कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए कि साहब पूरा कब्जा हो गया। जबकि मैं आपको खबर दिखा रहा था फजील साहब, कल भी एक खबर वहां से आई, और वो क्या आई कि गाजा सरकार ने डिमांड किया। वहां अभी भी गाजा सरकार यानी हमास सरकार काम कर रही है। अभी भी वहां पे जो भी निजाम है वो हमास सरकार का ही चल रहा है। ये कल मैंने ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर देखी। देखिए, जो ये लोग बात कर रहे हैं वो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। तो पूरा फिलिस्तीन तो इज़राइल के कब्जे में है ही, उनके कंट्रोल में है। ये है मसला गज़ा का। गज़ा पट्टी में हमास का कंट्रोल है। और ये जो बात कर रहे हैं लोग कि इतना कब्जा हो गया, वो सब कुछ नहीं है। वो फिलिस्तीन की चीज़ों को, जो फिलिस्तीन गज़ा पट्टी से अलग जो पार्ट है फिलिस्तीन का, जो इज़राइल से सटा हुआ है, बेन-गुरियन एयरपोर्ट से आप मान के चलिए 50 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, वहाँ पे आईडीएफ अपना कैंप लगाए हुए है और वहाँ से वो अपनी सैन्य गतिविधि कर रहा है। उसी को लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फिलिस्तीन में घुस गया और ऐसा। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरा गज़ा प्लेन हो गया, लेकिन अगर गिनती किया पूरा कोई एक गाँव भी खत्म नहीं हुआ। और इतना आसान नहीं होता है कि आप कितना मार दीजिए। तो ये जो पूरा, जब सैटेलाइट सर्वे आप उठा के देखिए, सैटेलाइट सर्वे में गज़ा पट्टी लिखी है और उसके बाद उसको ज़ूम करके देखिए।
तो समझ में आ जाता है कि क्या किसका कितना नुकसान है। ये जो पूरा एक प्लान बना रहा है कि फिलिस्तीन के अंदर जो इज़राइल से सटा हुआ भाग है, जो गज़ा के बाद है, यानी गज़ा और इज़राइल के बीच में जो हिस्सा फिलिस्तीन का है, वहाँ पे आईडीएफ के सैनिकों ने अपना कैंप कर रखा है। उसी को ये बार-बार दिखा के कहते हैं कि इतना हिस्सा ले लिया। अरे! गज़ा तक पहुँचने के लिए उनको 300 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा इज़राइल से, इतना आसान नहीं है। गज़ा के अंदर घुस गज़ा अलग चीज़ है, गज़ा पट्टी की लड़ाई है और वो जो फिलिस्तीन है, पूरा फिलिस्तीन तो इज़राइल के कब्ज़े में ही है। वो तो बात की बात है। खान यूनुस, अरे क्या नाम है उनका, अ, फिलिस्तीन के जो, तो अहमद साहब क्या है उनका नाम? तो वो जो बात ये लोग जो कर रहे हैं कि कौन का है? हाँ, महमूद अब्बास साहब। महमूद अब्बास साहब तो उ उस उनके देख-रेख में वो पूरा चीज़ है, तो वो तो पूरा इज़राइल के साथ है। तो वो जो फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, जहाँ आईडीएफ अपना कैंप कर रही है, उसी को ये लोग सैटेलाइट सर्वे को दिखा कर के कहते हैं कि देखिए इज़राइल ने इतना गज़ा में कब्ज़ा कर लिया। अरे! इज़राइल से गज़ा तक जाने के लिए 300 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि वहाँ जाके कब्ज़ा कर ले। और गज़ा में जो घुसा, वो वापस नहीं आया। अगर ऐसा होता, मैं रोक तो रोकूँगा थोड़ा। ये जयदीप साहब ने उसको अपडेट किया है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जॉर्डन वाली खबर को, उन्होंने कहा है कि मुमताज़ भाई ये खबर सही हो सकती है कि लेबनान से कुछ एंट्रेंस हो रही हो, क्योंकि हिब्रू चैनल बता रहा है कि गाज़ा से बहुत सारी सेना लेबनान बॉर्डर की ओर लाई जा रही है। यानी अब गाज़ा से वो फ़ौजें जो है वो लेबनान की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एंट्रेंस हो रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फजील साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे बहुत पहले से कि लोग निकलेंगे, और तुनिशिया जो है गालिबन, मुझे अभी याद आ रहा है कि तुनिशिया ने कहा है कि हम पैदल सेना जो है वो भेजेंगे और वो जा करके लड़ेगी वहां पे, और इसराइल के अंदर हम जाके लड़ाई करेंगे। तो ये जो इस तरह की बातें, और ये अगर ये अंदर दाखिल हो गए फजील साहब, अगर इंट्रेंस हो गया, और चूंकि ये आर्मी वहां बची रही है और वहां पे खुद बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे लोग घुस गए, क्या होगा फजील साहब? वहाँ तो बम चलेगा नहीं और आर्मी वहाँ बची नहीं, फजील साहब। ये देखिए, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यमन के हूती, अफ़गानिस्तान, इराक, जॉर्डन और अरब, ये लोग मिल जाएँगे तो 5 लाख सेना हो जाएगी इनके पास। और कुछ सीरियस भी ट्रेंड होंगे तो वो लोग भी जुड़ जाएँगे, तो 5 लाख लोगों को आसान नहीं है लड़ना इनको। और देखिए लड़ाई का जो तरीका है, ये पुराना ज़माने का तरीका है कि जब आप पैदल सेना मार्च करती है ना, तो आगे-आगे टैंक चलता है। जो इनका मरकावा टैंक है, जो हमास ने इतने दिन से तैयारी कर रखा है इसी दिन के लिए कि हमें तेल अवीव पर पैदल जाना है। तो ये क्या है कि जब पैदल सेना मार्च करती है तो आगे-आगे टैंक चलता है, ताकि कोई उधर से अगर शूट करे या बुलेट आए तो टैंक वहीं लग के रुक जाए और उसके पीछे सेना धीरे-धीरे करके उसका फ़ॉलो अप करके उसको आगे बढ़ती है। इस तरह से ये पूरी पुराने ज़माने की गोरिल्ला लड़ाई है। अब ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम छ ऊपर से बम मार देंगे, इधर से बम मार देंगे, तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी। लेकिन ये जो पुरानी लड़ाई है, आगे-आगे जब टैंक चलेगा, तो सामने से कोई गोली अगर बुलेट मारता है, तो वो टैंक पर टकरा के रुक जाएगी। वो पीछे सैनिक के पास नहीं आएगी। तो जो पुराने ज़माने का जो तरीका था कि पैदल मार्च करने के लिए जब सेनाएँ दूसरे देश में घुसती हैं, तो आगे-आगे टैंक चलता है। वो टैंक आने वाली बुलेट्स को रोक लेता है और उसके पीछे-पीछे थोड़ा-थोड़ा सेना जो है मूवमेंट करती है। एकदम से नहीं करती है, थोड़ा-थोड़ा सेना मूवमेंट करती है और चारों तरफ से कवरिंग फायर, मतलब कवर करते हुए सैनिकों को कवर करते हुए, जिसे हाफ मून बना लिया, समझ रहे हैं आप? हाफ मून बना करके जो टैंक का पहले आगे टैंक हाफ मून में होता है, उसके पीछे धीरे-धीरे सेना उसको फॉलो अप करती है। इसका जवाब नहीं है इनके पास। इज़राइल नहीं लड़ पाएगा इनसे इस तरह से। जो लड़ाई अफ़गानिस्तान के लोग, ईरान के लोग, इजिप्ट और ये सीरिया और ये यहाँ के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को इज़राइल नहीं जीत पाएगा, उस चक्रव्यूह को। वो ज़बरदस्त पुराना तरीका है और यही तरीका होगा इस दिल तक क्या ये हो सकता है, इसका मतलब ये कहा जाए कि जो टैंक मरकावा टैंक गए थे, उन्हीं टैंक को अब यूज़ करें, वहाँ के जो
हमास के लोग हैं और वही टैंक लेकर के उल्टे आ जाए। अगर ऐसा हो जाए वर्दी पहन के तब क्या होगा? अगर वो हमास के लोग वर्दी पहन के और वो कहीं आए एग्जाम में हारो तो क्या होगा? What is the देखिए, इतने दिन से उनके सारे टैंक्स, उनके राइफल्स, उनके हथियारों को ये लोग कलेक्ट कर रहे थे। गजा के अंदर घुसा करके नेतन्याहू ने अपने आईडीएफ को सबसे बड़ा नुकसान किया। इस लड़ाई को इतना लंबा खींचा, उसका वजह यही थी कि गजा के अंदर उनको नहीं, उनकी अंदरूनी चीज़ों को वो नहीं कर पाए थे ट्रैक कि किस तरह से हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए कि हम गजा के अंदर घुस के कामयाब हो पाएँ। लेकिन बिना प्लानिंग के वो सोचे कि ये तो छोटे-मोटे लोग हैं, 2-4 लोग मरेंगे, बाकी लोग भाग जाएँगे। लेकिन हो गया उल्टा उसका। जितने भी ये 15-18 महीने से हमास के लोग टैंक्स, उनके हथियार, उनके गोला बारूद, वो सब चीज़ उनकी जो सैनिक के पास था सब उनके पास चला गया। और इन्हीं इन्हीं का इस्तेमाल करके जो हमने बताया कि जॉर्डन से जब पैदल सेना मार्च करेगी, वही टैंक आगे-आगे चलेंगे। और उसका तरीका क्या होता है कि हाफ मून बना करके, चाँद का जो आधा टुकड़ा होता है ना, उस तरह से गोलाई बना करके और उनके पीछे-पीछे सेना चलती है, ताकि जो सामने से बुलेट आवे वो टैंक पर जाके लग के रुक जाए। टैंक की चादर बहुत मोटी होती है, वो गोली को भेद नहीं सकता। तो ये तरीका जो पुराना ज़माने का जो तरीका है लड़ाई लड़ने का, यही तरीके से जब तेल अवीव पे ये लोग बढ़ेंगे, तब उस इज़राइल इसको जवाब ही नहीं दे पाएगा और उसके अगर वो जवाब देगा तो उसके सैनिक बहुत मारे जाएँगे। चाहे वो ट्रेंड सैनिक हो, चाहे रिज़र्व सैनिक हो, कोई इसका जवाब दे ही नहीं पाएगा क्योंकि पीछे जो है जॉर्डन है, उसके बाद अरब है, उधर से तो कोई हमला होगा नहीं और ना ही आईडीएफ की सेना जॉर्डन अपना स्पेस देगा कि तुम पीछे से हमला करो, ना अरब देगा। तो कभी भी आईडीएफ खतरा तब हो सकता था और इसीलिए हमास इतने दिन से तैयारी कर रहा है कि जब वो तेल अवीव की तरफ बढ़े तो कोई आईडीएफ का सैनिक जॉर्डन से या अरब की तरफ से इनको पीछे से हमला करके इनको ना घेर पाए। जो काम आईडीएफ के साथ हुआ वो इनके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जॉर्डन और अरब ये सारे लोग तैयार है कि कोई भी इजराइल के आईडीएफ के सैनिकों को अपनी जगह नहीं देगा कि जब ये लोग लेबनान से और तमाम जगह से मिल करके जब पैदल मार्च करेंगे तो कोई पीछे से इनको ना घेर ले। इसलिए ये लोग इतनी तैयारी कर रहे थे। वो वक्त आ गया, आप देख लीजिएगा, अगर ये नहीं माना 1 हफ्ते के अंदर तो वही होने वाला है कि ये लोग जो मरकावा टैंक पकड़ के रखे हैं वो सब आगे-आगे चलेगा और ये लोग तेल अवीव तक घुस जाएँगे। जी। ईरान ने बहुत बड़ी बात कही। ईरान ने कहा है, पेजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, एक बड़ी खबर है, अगर यूएस ने न्यूक्लियर समझौता नहीं होता है यूएस से, तो हम ऐसा नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। 100 रास्ते हैं जहां से हम ओवरकम कर लेंगे। और 45 साल का ये तजर्बा रहा है ईरान का कि वो बढ़ते रहे। और फिर ईरान ने अभी कहा है कि स्विच पर मेरी उंगली रखी हुई है, 40 सेकंड लगेंगे, 400 सेकंड लगेंगे, 400 सेकंड और इज़राइल का नामो निशान मिट जाएगा। ये कहा है, भूल के भी इस बार गलती न करे, ये धमकी ईरान ने दी है। फजील साहब, ये जो बार-बार आप कह रहे हो 15 महीने से, बिल्कुल सही है, लेकिन ईरान ने जो कहा है, इसके अलावा यूनुस ईरान के पास पक्की खबर है कि इज़राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस पर ईरान की इजाज़त को वहाँ पे धमकी, अगर इज़राइल ने कोई भी गुस्ताखी की, तो हम एक ही बटन दबाएँगे कि इज़राइल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जी फजील साहब, ये जो ईरान ने कहा है, आप कितना मानते हैं कि क्या वाक़ई, क्योंकि ईरान ने तो सब कुछ दिखा दिया है और ये भी कि पूरे के पूरे शहर जो है, वो मिसाइल से पटे हुए ईरान के और उनका रुख जो है वो इज़राइल की तरफ है। कितना वक़्त लगेगा फजील साहब? और आज तो इंडिया मीडिया ने भी इस चीज़ को लिखा है कि एक स्विच में तबाह हो जाएगा इज़राइल। देखिए, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ईरान की, ईरान 3 तरफ से पहाड़ों से, बहुत ऊँची चोटियाँ हैं उनकी, बहुत पहाड़ों से घिरा है, एक तरफ पानी से घिरा है। कभी भी कोई आज तक ईरान के उस पहाड़ियों को पार नहीं कर पाया। जब सद्दाम हुसैन साहब से लड़ाई चल रही थी तो वो भी नहीं घुस पाए थे, जबकि उनकी सेना ही बहुत स्ट्रांग थी। तो जब भी ये कोई मिसाइल अटैक करते हैं तो उन पहाड़ों को ऊपर से अगर मिसाइल जाती है तो पहाड़ों पे ही टकरा के रह जाएगी, वो अंदर ईरान के घुस नहीं पाएगी। और लंबी रेंज की अगर फाइटर जेट के अंदर कोई मिसाइल डाल करके अगर मारा जाए
तो उसका जो दायरा है वो बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा दूर तक उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। इफ़ेक्ट होता है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली जो मिसाइल होती है, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने सीधी अगर कोई मिसाइल जाती है, ईरान के पहाड़ों से टकरा के रह जाएगी, वो आगे जाएगी नहीं। और उल्टा ईरान में क्या है कि पहाड़ों के अंदर उन्होंने अपनी जो कंक्रीट करके जो मिसाइलें डाल रखी हैं, वो सिर्फ़ बटन पे और उसका टारगेट फिक्स है, उसको कुछ करना नहीं है। वो पहाड़ों के अंदर उनका इतना सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ से ना तो वो ट्रैक कर सकते हैं, ना उनका रडार काम करेगा। और वो जब जाएगा तो इज़राइल इज़राइल जो है प्लेन पर आए। इज़राइल के पास पहाड़ नहीं है, वो प्लेन पे है। वो कहीं भी अगर लंबी शॉर्ट रेंज की भी मिसाइल अगर जाएगी, तो काफ़ी नुकसान करेगी। ये बात अच्छी तरह से दोनों के भौगोलिक परिस्थितियों में ये फ़र्क है। इसीलिए इज़राइल जो है 100 जहाज़ लेके गया, लेकिन अंदर क्यों नहीं घुसा? क्योंकि उसे पता है कि जो पहाड़ों के अंदर इन्होंने मिसाइल कंक्रीट करके पूरा जमा के बैठाला है, वो इनके सारे जहाज को हिट कर देगा और इनका सारा जहाज कोई 100 में से कोई भी जहाज वापस नहीं आएगा। ये बात इनको पता हो गया और इन्होंने इसका बाकायदा देखा भी होगा। जब इनको 100 जहाज गया तो जहाज़ों ने भी तो अपना कुछ वहाँ से पिक्चर खींच के लाए होंगे ना, उनके कैमरे-वैमरे कुछ तो उठा के लाए होंगे देखने के लिए। उनको पता है कि इन पहाड़ों के अंदर जो मिसाइलें फिट हैं, वो इनके जहाज़ों को मारने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं कर पा रहा है इज़राइल, क्योंकि उसे पता है कि अब जो बचा है ना, वो भी खो देंगे हम। जी। यहाँ थोड़ा-सा वक़्त और बचा है और फ़ज़ील साहब, हमें तकरीबन 1700 लोग देख रहे हैं और आप कमेंट कहते थे तो लाइक के लिए तो बहुत सारे लोग, और इसीलिए आपको नींद भी आज नहीं लग रही है। 1707 और बल्कि साढ़े 1700 लोग देख रहे थे। तो मैं फिर आऊँगा और चूँकि बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन फ़ज़ील साहब, ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम मतलब ये बार-बार ये ऐलान क्यों कि हम लेबनान भी कब्ज़ा कर लेंगे, हम जो है जॉर्डन पे भी, अभी सीरिया में भी कहा है कि साहब सीरिया का हिस्सा भी हम जो है वो अपने उसमें हिस्से में ले लेंगे। मतलब ये इस तरह की बातें, और अभी ये आया है कि साहब वो पार्लियामेंट में भी एक रेज़ोल्यूशन जो है वो बिल पास कर दिया गया इस तरीके से। क्या इनके बिल पास करने से हो जाएगा? जबकि बहुत सारे मुल्कों ने, आज जो है स्पेन ने इन पे प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है। इन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसने बाकायदा आपकी पार्लियामेंट में ये पास कर दिया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि नेतन्याहू मतलब किस तरह से सोचते? क्या ये देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे? देखिए, अब तो वो बात है डरवाने वाली, जब वो जैसे आप रात में अंधेरे में जाते हैं, तो द ज़मीन पे थोड़ा आवाज़ करके जाते हैं कि कोई जानवर होगा तो हट जाएगा, तो थोड़ा बोलना पड़ता है। या आप जा रहे हैं, तो थोड़ा गुनगुनाना पड़ता है कि हमको लगे कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं। ये सब अंधेरे में चलने का तरीका होता है। जब इंसान चारों तरफ से जो मजबूत होता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो मजबूत होता नहीं है। तो इनके बोलने का आप यही मतलब निकाल लीजिए कि ये बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सिर्फ़ ऊपर जो है बनर घुड़की जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ भारत में, ख़ास करके पूर्वांचल बिहार में, जैसे बंदर नहीं डराता है, वो बनर घुड़की बोलते हैं। इज़राइल वही है। उसने सारा कुछ ही छोड़ा है क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा और उन्होंने हर मुँह की खाई और खाने के बाद इनका अब कोई रास्ता बचा नहीं है। वो केवल बातें करके अपने देश के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम लोग घबराओ नहीं, हम इनका इंतज़ाम कर रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल टाइम भी हो गया है। तमाम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत सारे मैसेजेज़ आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं, यही बस आखिरी बात थी और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सारी बातें साफ़ हो रही होती कि 1,50,000 फ़ौज पैदल मार्च के लिए तैयार है। ये देखिए, यहाँ नूर साहब ने कहा है कि पैदल मार्च के लिए 1,50,000 फ़ौज इनकी तैयार है। इसके अलावा इज़राइली इंजीनियरिंग यूनिट को यहाँ पे माइनफ़ील्ड से उड़ाने की बात हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये खबर भी यहाँ पे आ रही है। माइनफ़ील्ड से उड़ाने पर 4 ज़ायनिस्ट शोल्डर मारे गए हैं। तो ये भी आप देखिए बड़ी खबर के तौर पे इसको देखा जा सकता है।
तो इसके अलावा और बहुत जितना फिलिस्तीन के लिए आवाज़ मुमताज़ सर ने उठाई, उतना अल जज़ीरा पाकिस्तान के डॉन और अन्य इस्लामिक चैनल ने नहीं उठाई। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, रेगुलर बात कर रहा हूँ, जो भी जिस तरह से बात हो सकती है वो सब मैं कर रहा हूँ बहरहाल। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहरहाल ये सामने आ गई हैं। क्या लग रहा है कि हूथी हालाँकि बहुत डिस्टेंस है, फरीद साहब, क्या इतना कभी ऐसा हुआ है कि इतने डिस्टेंस से फ़ौज आ जाए? 1.5 लाख की आर्मी वहाँ पे, क्या ऐसा मुमकिन है? फरीद साहब बताएँ जरा इस सवाल। आर्मी तो आर्मी होती है और जज्बा होता है। जब इंसान का जज्बा होता है ना तो वो कहीं भी जा सकता है और अल्लाह पे अकीदा होता है। मौत जिसको मोहब्बत जिसको मौत अपनी प्यारी होती है वो कुछ भी कर सकता है। दूरी कोई बहुत मायने नहीं रखती, बहुत से तरीके हैं जाने के। और जब इतने दिन से ये लोग की तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना, रास्ता बना रहे होंगे कि किस रास्ते से जाना है। अरब तो मना भी नहीं कर सकते। और टनल भी तो है, अभी टनल का नहीं पता चला। अभी अभी सुरंगों का नहीं पता चला, टनल का नहीं पता चला। एक बार आपने कहा कि हो सकता है इज़राइल के अंदर ही खुले। तो इज़राइल के अंदर जब बंधक ले गए तो टनल से ही ले गए वो ऊपर से थोड़ी ले गए। ज़्यादातर बंधक तो टनल से ही गए। ये तो पूरी दुनिया को पता है। और अब वो टनल बेकार पड़ी है। अब उसमें लोग घूमने जाते हैं। सिर्फ़ 1 दिन के लिए वो टनल बनाई गई थी। 7 अक्टूबर के काम के लिए वो टनल बनाई गई थी। अब वो टनल खाली पड़ी है। लोग उसमें जाके सैर-सपाटा कर रहे हैं, घूम के देखते हैं कि टनल बनी कैसे। उस टनल का अब कोई यूज़ ही नहीं है। कितना आसान नहीं है इनके टनल को खोज पाना और ये सारा जो विकास करेंगे, पैसा देंगे, ये सारा जो ये करते रहते हैं ना, ये सिर्फ़ टनल को खोजने के लिए करते हैं। इनको फ़िलिस्तीनियों से क्या मोहब्बत है भाई? और अरब, चाहे जॉर्डन, ये लोग नहीं बोल सकते, इनकी आवाम खड़ी है सामने। मस्जिद-ए-अक़सा तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुक़द्दस है ना। मस्जिद-ए-अक़सा से कौन प्यार नहीं करता? पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक अपना मस्जिद है, उसको अकीदा है, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके लिए अपना खून बहाने को तैयार हैं। तो यही थोड़े लड़ाई सिर्फ़ फ़िलिस्तीन की नहीं है, लड़ाई है मस्जिद-ए-अक़सा को बचाने की। और मस्जिद-ए-अक़सा के प्यार में तो दुनिया पागल होकर के जाएगी। ये सवाल ज़मीन का नहीं है, सवाल हमारी आस्था का है, सवाल हमारे जज़्बे का है, सवाल हमारे दीन का है। हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको? और दुनिया का हर मुसलमान इस पाक काम में, इस नेक काम में चाहेगा कि वो बढ़-चढ़ के हिस्सा ले। क्योंकि मौत मौत से कोई नहीं डरता है और जो मौत से डरता है वो अल्लाह के रसूल और नबी और हदीस पे उसको अकीदा नहीं है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि इनको रास्ता और दूरी कुछ मायने नहीं रखता है। जब 2000 किलोमीटर से हूथी मार रहा है मिसाइल बरगुरियन एयरपोर्ट एकदम सटीक निशाना लगा रहा है, तो वहाँ तक आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। जी। या बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ज़ील भाई, आपने टाइम पूरा कर दिया और आपका मोबाइल भी काम कर गया, तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि बैटरी आपके साथ दे गई। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, तो बहुत-बहुत शुक्रिया और तमाम